नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते और सबसे पहले बात बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का, जिसका आज आखिरी दिन है। कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मिशन 2019 को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया, तो वहीं आज पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचे सीना तान कर जा सकते कि एक बेदाग सरकार हमने। दिल्ली के रामलीला मैदान में शुक्रवार को बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज हुआ। देश भर से हजारों की संख्या में आए बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मोदी सरकार के 4.5 साल के कामकाज की जमकर तारीफ की और 2019 में जीत का दावा करते हुए इस लड़ाई को वैचारिक युद्ध की संज्ञा दी। साथ ही कांग्रेस पर वार करते हुए शाह ने महागठबंधन को ढकोसला करार दिया। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के 35 दल एकजुट एकमुश्त होकर चुनाव के मैदान में खड़े हैं और दूसरी ओर जिनका कोई न नेता है न नीति है, स्वार्थ और सत्ता के लिए एकत्रित होने वाले लोगों का एक जमघट है, गठबंधन। ये दोनों विचारधारा के बीच में ये लड़ाई है। एक गठबंधन ढकोसला है, कुछ नहीं। ये सारे अपने अपने राज्य के नेता एकत्रित आए हैं। एक गठबंधन की कोई अखिल भारतीय असर नहीं है मित्रों। और ये सारे नेताओं को 2014 के चुनाव में आपने पराक्रम कर चुनाव के मैदान में हराया है। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। अमित शाह ने मोदी सरकार के शासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बताते हुए कांग्रेस और यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला। 10 साल तक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार का एक सीरियल चला था, बहुत रोचक सीरियल था, दुख होता था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए थे ये यूपीए की सरकार के अंदर, जो स्वयं बेल पर है, मां बेटा दोनों बेल पर है, जिनके पर 600 करोड़ का नोटिस बकाया इनकम टैक्स ने निकाला हुआ है, जिन्होंने हड़प की हुई संपत्ति को हाई कोर्ट ने खाली कराने का सरकार को ऑर्डर दिया है, ऐसे श्रीमान राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का प्रहार। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो कि नीरव चौकसी, अरे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और माल्या क्यों भागे? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके जमाने में क्यों नहीं भागते थे? मित्रों, आप सबको मालूम होना चाहिए ये सारी लोन कांग्रेस के जमाने में दी है, मगर उनको भागने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके भागीदार सत्ता पर बैठे थे। चौकीदार सत्ता पर आया, डर पैदा हुआ और बाहर भागे। अधिवेशन में आए हजारों पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राम मंदिर के निर्माण पर बीजेपी की वचनबद्धता को दोहराया और साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसी स्थान पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, उसमें कोई दुविधा नहीं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस का निपटारा हो। हमने कहा है कि संवैधानिक रूप से राम मंदिर का निर्माण होगा, मगर कांग्रेस पार्टी अंदर रोड़ा अटकाने का एक भी मौका जाने नहीं देती। बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हुई, जिसमें पीएम मोदी और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों समेत हजारों की संख्या में आए देश भर से पदाधिकारी और बीजेपी के दिग्गज शामिल हुए। शनिवार को पीएम मोदी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भारत माता की, भारत माता की। और इधर यूपी से लेकर दिल्ली तक सपा बसपा के गठबंधन की गूंज है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए बुआ और बबुआ एक बार फिर साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं और आज इसका औपचारिक ऐलान होगा। रिपोर्ट देखिए। बिछ गई 2019 की सियासी बिसात, अखिलेश माया फिर आए साथ।
गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला हुआ तय। गठबंधन को लेकर होगा औपचारिक ऐलान। तो यूपी की सियासी पिच पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक बार फिर से गठबंधन तैयार हो रहा है। उपचुनाव में सुपरहिट रही अखिलेश माया की जोड़ी एक बार फिर तैयार है 2019 का सियासी पासा पलटने के लिए। सूत्रों के माने तो प्रदेश की 80 में से 74 सीटों पर मायावती और अखिलेश एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सपा बसपा गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। जिस सपा और बसपा महागठबंधन का ऐलान मायावती और अखिलेश यादव लखनऊ में करेंगे, उस गठबंधन की नींव गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के दौरान ही पड़ गई थी। 2014 के आम चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद बसपा सपा गोरखपुर और फूलपुर के उपचुनाव में एक साथ मिलकर लड़ी और दोनों ही सीटों पर गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। और अब 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भी सपा बसपा गठबंधन का फॉर्मूला लेकर ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। यूपी में गठबंधन के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी रायबरेली में दोनों पार्टियां कांग्रेस को समर्थन देंगी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सपा बसपा के परखच्चे उड़ा दिए थे। समाजवादी पार्टी को जहां 5 सीटें मिली थी, वहीं बसपा का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन 5 साल बाद अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है और इसका संदेश 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में जनता दे चुकी है। गठबंधन के फार्मूले ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। इस गठबंधन के फार्मूले में अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक सीटें छोड़ने का फैसला किया गया है, तो राहुल और सोनिया की सीटें भी छोड़ी जाएगी। इससे भी बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी की संसदीय क्षेत्र की सीट पर संयुक्त प्रत्याशी अपना गठबंधन उतारेगा। यानी बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि आखिर गठबंधन के उस फार्मूले को कैसे हराए जो 42% के वोट शेयर तक पहुंच चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और इधर महाराष्ट्र से बेजुबान पर अत्याचार की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जानवर कौन है। एक बेजुबा पर बेरहमी का ये वीडियो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के वन क्षेत्र की है। इस वीडियो में कुछ लोग 8 महीने के एक जख्मी तेंदुए के बच्चे से जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। तेंदुए का बच्चा दर्द से करा रहा है और लोग इस बच्चे को दर्द देकर मजे ले रहे हैं। तेंदुए का ये बच्चा एक पेड़ के पास जख्मी हालत में पड़ा मिला था और जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, इन्होंने इसे छेड़ना शुरू कर दिया। देखिए, इन्हीं में से एक शख्स ने कैसे तेंदुए के बच्चे को पूंछ से पकड़कर हवा में उछाल देता है और तेंदुए का बच्चा जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। तेंदुए का बच्चा दर्द से छटपटा रहा है, लेकिन इस बेजुबान से बेरहमी कम नहीं हो रही। आसपास मौजूद लोग सोशल मीडिया पर शीशी बघाड़ने के लिए इसकी पूंछ उठाकर इसके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। किसी को इसकी दर्द की परवाह नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक बेजुबान के सामने यहाँ मौजूद सभी इंसान हैवान बन गए हैं। तस्वीरें काफी चौंकाने वाली हैं और इससे काफी सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर बेजुबान को दर्द देने का हक आखिर लोगों को किसने दिया? वन क्षेत्र में तेंदुए से बदसलूकी की हिम्मत आखिर कहां से आई? वन्य जीव पर अत्याचार कर कानून का उल्लंघन कैसे कर दिया गया? फिलहाल ये वीडियो वायरल हो गया है और वन विभाग की अपील पर पुलिस तस्वीरों में अत्याचार कर रहे लोगों की पहचान कर तलाशने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और नए साल के स्वागत के बाद भारत में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। नॉर्थ इंडिया वाले जहां मकर संक्रांति और लोहड़ी की तैयारी में जुट गए हैं, वहीं साउथ इंडिया वाले जो लोग हैं वो पोंगल की तैयारी कर रहे हैं। अगले सप्ताह प्रयागराज में महाकुंभ के साथ 3 त्योहार दस्तक दे रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में पूरे देश में मनाए जाते हैं
उत्तर भारत से मध्य भारत में जहां मकर संक्रांति पर्व की धूम होती है, तो पंजाब और आसपास लोहड़ी का विशेष महत्व है। जबकि पूरा दक्षिण भारत पोंगल के रंग में सराबोर होने को तैयार है। मकर संक्रांति पर इस बार यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया है, जो अगले सप्ताह शुरू हो रहा है। लेकिन इसके लिए संतों, अखाड़ों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जबकि दूसरी तरफ मकर संक्रांति के लिए पतंग बाजार तैयार है। मकर संक्रांति पर्व पर स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन लोग पतंगबाजी में अपना दिन बिताते हैं। पतंगबाजी के लिए कई शहरों में बड़े आयोजन किए जाते हैं। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लोहड़ी का त्योहार होता है। और पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, खासकर पंजाबी परिवारों में धूमधाम से लोहड़ी मनाई जाती है और नए कैलेंडर का शुरुआत होती है और लोक गीतों के बीच एक दूसरे को बधाई दी जाती है। पंजाब में लोहड़ी के लिए बाजारों में रौनक है। मूंगफली, रेवड़ी और गजक से दुकानें भरी पड़ी हैं। बाजार रंग बिरंगी पतंगों से भी सजा हुआ है। दक्षिण भारत में बड़े त्योहारों में से एक पोंगल भी मकर संक्रांति के साथ आता है और इसके लिए अभी से तैयारियां तेज हो गई है। कई जगह मेले लगे हुए हैं तो कहीं महिलाएं पोंगल के दिनों के लिए खरीदारी में जुटी है। पोंगल का त्योहार 4 दिन चलता है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल मनाते हैं। भारत में ही नहीं, मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर और श्रीलंका में भी पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। बहरहाल, संपन्नता, समृद्धि और सौहार्द के ये त्योहार भारत और भारतीय का प्रकृति पूज्य, भाईचारे और प्रेम का संदेश पूरी दुनिया को देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात अखाड़ों की कड़ी में आज हम आपको श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के बारे में बताएंगे। आपको ले चलेंगे इस अखाड़े की अद्भुत दुनिया में। तो चलिए देखिए श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पूरी दास्तान। संगम तट के त्रिवेणी मार्ग पर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े का भव्य द्वार बनाया गया है। द्वार को विशेष रूप से झालरों और फूलों से सजाया गया है। अखाड़े के अंदर प्रवेश करते ही पूरी तरह आध्यात्मिक माहौल से पाला पड़ता है। अंदर दोनों तरफ संतों और सन्यासियों के लिए कुटिया बनी हुई हैं। हर कुटिया के सामने हवन कुंड स्थापित है और ठीक सामने अखाड़े का धर्म ध्वजा लहरा रहा है। हवन कुंड में हवन सामग्री डालते संत और फिजा में गूंजते मंत्र आस्था की अलग कहानी कह रहे हैं। संत जमुना गिरी महाराज अखाड़े के बारे में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी 10 नाम संन्यास परंपरा जो शंकराचार्य जी के द्वारा पुनरुद्धारित हुई है, उस परंपरा का संवहन करने वाले अखाड़ों में से एक प्रमुख अखाड़ा है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की स्थापना 805 ईस्वी में सिद्ध गोलकुंडा के मैदान में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हुई है। रविवार के दिन इसकी हर्रास कायम हुई है और इसकी ध्वजा उसी समय स्थापित हुई थी। शंकराचार्य ने इस अखाड़े की स्थापना मुगलों और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव और प्रसार से बचने के लिए की थी। संवत 805 में सिद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में अखाड़े की स्थापना की गई, जिसके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। अखाड़े से नियमबद्ध नागा साधु, महंत व महामंडलेश्वर भारी संख्या में जुड़े हुए हैं।
अखाड़े के नागा साधुओं और सन्यासियों के स्नान का समय पहली भोर होता है। अखाड़ा सनातन धर्म का हमेशा से संवाहक रहा है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो इष्ट और आराध्य देव हैं वो भगवान कपिल महामुनि जी हैं, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता ऋषियों में से एक हैं। भगवान कर्दम के और नारायण के सिद्धावतार और ज्ञानावतारों में भगवान कपिल मुनि जी आते हैं। सन्यास के प्रथम जो आचार्य हैं वो भगवान कपिल मुनि जी से शुरू होते हैं और 71वें आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य हैं। तो प्रथम कड़ी जो सन्यास की है वो हमारे अखाड़े के जो आराध्य और इष्ट हैं भगवान कपिल महामुनि जी, वहाँ से शुरू होती है और शंकराचार्य जी 71वें आचार्य हैं। उसके बाद फिर ये परंपरा आज तक चली रही है। अखाड़े ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने इतिहास से जुड़े कई हथियारों को सुरक्षित रखा है। देश के मठ मंदिरों और धर्म की रक्षा के लिए इस अखाड़े ने कई बलिदान दिए, जिसकी वजह से देश के कई बड़े मंदिरों को सुरक्षा मिली। इस अखाड़े के संतों के एक हाथों में शस्त्र और एक हाथ में ज्ञान का दीपक होता है। तो ज्ञान रूपी दीपक और शक्ति रूपी तलवार का जो संयोग था वो यही शास्त्र यानी दीपक और शस्त्र माने तलवार, इन दोनों का संयोग करके इन अखाड़ों को एक दायित्व दिया गया कि कोई भी जितने मठ मंदिर हैं वो सुरक्षित रहें, उसकी सुनिश्चित की जाए उसकी व्यवस्थाएं। और अगर कोई भी आतताई, कोई आक्रांता भारतवर्ष में ज़्यादा वो करता है तो अपने सामर्थ्य अनुसार उसका शक्तिपूर्वक विरोध किया जाए। आज भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, जो आज बड़े बड़े मंदिर बहुत से ढाए गए लेकिन बहुत से बचे भी हैं, वो सब इन नागा धर्म योद्धाओं की वजह से ही बचे हैं। कहा जाता है कि महानिर्वाणी अखाड़ा ने ही सन्यासी परंपरा की शुरुआत की थी, इसलिए इस अखाड़े से सबसे ज्यादा संत और सन्यासी जुड़े हुए हैं। पर्व सन्यासी और गृहस्थ का एक तरह से मिलन होता है, और जब सन्यासी इस कुंभ मेले में आते हैं और गृहस्थ वाले भी आते हैं, सन्यासियों के दर्शन करते हैं, अध्यात्म के रंग को महसूस करते हैं, अध्यात्म के रंग में रंगते हैं, तो यकीनन छठा निराली होना तय है। इसे कौन रोक सकता है कि हिंदुस्तान की सभ्यता के आगे 7 समंदर पार के आए विदेशी भी नतमस्तक न हो। इसीलिए तो इसे भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। और बांका से एक बड़ी खबर आ रही है। बांका में भी बर्ड फ्लू की दस्तक सुनाई दे रही है। बांका में बड़ी संख्या में मुर्गों की मौत की सूचना मिली है। बर्ड फ्लू की आशंका से पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है और विभाग के 6 वेटनरी डॉक्टर समेत 8 की टीम बांका रवाना हो गई है। पशु उत्पादन संस्थान के डॉक्टर अजीत टीम में शामिल है। निदेशक डॉक्टर अलका शरण ने इसकी पुष्टि की है। तो बांका में भी बर्ड फ्लू की दस्तक है और बर्ड फ्लू की वजह से यहां मुर्गों की मौत की खबर आ रही है। बर्ड फ्लू की आशंका से पशुपालन विभाग में हड़कंप।